This is Pot Spread. नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत का शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, जिसे हम अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे, एकदम गहराई से, कि ये परीक्षा की तैयारी के लिहाज से भी एकदम सटीक रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है क्या, फिर कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखेंगे। इसके बाद हम इन सब की आपस में तुलना करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये अनौपचारिक क्षेत्र है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की हकीकत है, उनकी आर्थिक और सामाजिक सच्चाई। तो आइए इसकी नींव को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अच्छा, तो ये शब्द आया कहाँ से? ये टर्म सबसे पहले 1973 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कीथ हार्ट, उन्होंने दिया था। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले इस तरह के कामों को कोई खास तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। मतलब इसे स्टडी के लायक ही नहीं समझा जाता था। तो कीथ हार्ट ने एक तरह से इन लाखों करोड़ों लोगों के कामों को एक नाम दिया, एक पहचान दी। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि कोई काम इनफॉर्मल सेक्टर का है? इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली बात, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती। काम करने के हालात पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। मतलब पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब भूल जाइए। कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम है जो वर्कर को बहुत ही वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित बना देता है। अब सोशियोलॉजिस्ट इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यहाँ दो बड़े नज़रिए हैं। एक है मार्क्सिस्ट व्यू, जिसे जॉन ब्रेमन जैसे थिंकर्स सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये वर्कर्स असल में रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर हैं। मतलब एक ऐसी रिजर्व फौज जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सस्ते में इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। दूसरा नज़रिया है फेमिनिस्ट व्यू। ये इस बात पर फोकस करता है कि कैसे समाज में मर्दों और औरतों की भूमिकाएं तय हैं और इसी वजह से औरतें अक्सर इस सेक्टर के सबसे खराब, सबसे कम पैसे वाले कामों में फंस जाती है। तो ये तो हो गई थियोरी की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में होता क्या है। हम शुरू करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी के उस हिस्से से जो हमें रोज अपनी आंखों से दिखता है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क किनारे गाना बजाने वाले कलाकार। जरा सोचिए इनकी जिंदगी के बारे में। काम का माहौल कितना मुश्किल होता है। रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत, ऊपर से नगर निगम वालों का डर कि पता नहीं कब आकर हटा दें, पुलिस का हैरासमेंट अलग, और समाज क्या सोचता है? यही कि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। मतलब ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये हर दिन लड़ी जाने वाली एक जंग है। और कमाई? चलिए आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। मुंबई जैसे शहर में एक स्ट्रीट वेंडर औसतन दिन का 150 से 300 रुपए कमाता है। अब आप खुद सोचिए, 150 रुपए में आज के ज़माने में मुंबई में गुजारा कैसे हो सकता है? यह आंकड़ा उनकी आर्थिक लाचारी को साफ साफ दिखाता है। पैसे की तंगी तो है ही, पर उससे भी बड़ी एक और मुश्किल है सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा। शहर की रौनक बढ़ाने में, उसकी इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद उनके काम को क्या कहा जाता है? डिसरप्टिव, अनहाइजीनिक, अनस्किल्ड। जब समाज ही आपके काम को इज्जत नहीं देगा तो आपकी आर्थिक हालत कैसे सुधरेगी? अच्छा, तो अभी हमने उन वर्कर्स की बात की जो हमें सड़कों पर दिखते हैं, पर अब हम बात करेंगे उस वर्कफोर्स की जो हमें दिखती ही नहीं है, जो घरों की चार दीवारी के पीछे काम करती है। ये हैं होम बेस्ड वर्कर्स, और इनकी चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। स्ट्रीट वेंडर्स तो फिर भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, पर ये वर्कर्स बिल्कुल अकेले होते हैं। इस अकेलेपन की वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर, यानी मोल भाव करने की ताकत, खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह से बिचौलियों या कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और इसी लेन देन में उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। पेमेंट सिस्टम भी पीस रेट वाला होता है, मतलब जितने पीस बनाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। और ये जो पीस रेट सिस्टम है ना, यही उनकी बेहद कम मजदूरी की जड़ है। रोज की कमाई का आंकड़ा देखिए, सिर्फ 50 से 100 रुपए। ये तो ज्यादातर राज्यों में जो मिनिमम वेज तय है उसके आसपास भी नहीं है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनविजिबिलिटी, यानी अदृश्यता। समाज उनके काम को काम ही नहीं मानता। उसे लगता है कि ये तो बस घर के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ कर रही हैं। और जब उसे असली काम माना ही नहीं जाएगा तो फिर उसकी कीमत कौन देगा, उसकी पहचान कौन बनाएगा? यही सोच उनके आर्थिक शोषण की वजह बनती है।
चलिए अब अपने तीसरे केस स्टडी की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घरेलू कामगार। ये भी घरों के अंदर ही काम करते हैं, पर यहाँ सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ मालिक और वर्कर का एक सीधा रिश्ता होता है, और यही रिश्ता सारी मुश्किलों की जड़ है। जब कोई किसी के घर के अंदर काम करता है तो पावर का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस होता है। मालिक नौकर वाला रिश्ता, काम के घंटे तय नहीं होते। खासकर जो लिव इन वर्कर्स हैं, उनके लिए तो 12 से 16 घंटे काम करना आम बात है। उनकी पर्सनल आज़ादी छीन ली जाती है, उन पर हर वक्त नज़र रखी जाती है। और क्योंकि ये सब एक घर की चारदीवारी के अंदर हो रहा है, तो किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इनकी महीने की कमाई देखिए, आमतौर पर 2000 से 8000 रुपए के बीच, और इसमें कोई पेड लीव या दूसरे फायदे शामिल नहीं होते। इस इनकम के साथ क्या वो बेहतर सैलरी या बेहतर सुविधाओं के लिए मोलभाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से अपने एम्प्लॉयर की दया पर निर्भर होते हैं। और यहाँ भी सोशल स्टिग्मा बहुत गहरा है। उनके लिए नौकर शब्द का इस्तेमाल होता है, जो हमारे कॉलोनियल पास से आया है, एक क्लास बेस्ड सिस्टम से। ये शब्द सिर्फ उनके काम को छोटा नहीं दिखाता, बल्कि उनकी इंसानियत को, उनकी गरिमा को भी कम करता है। और अक्सर मालिक के घर में जाति और क्लास के आधार पर होने वाले भेदभाव को और मजबूत करता है। ठीक है, तो हमने 3 अलग-अलग ग्रुप्स को समझा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, क्या इनकी मुश्किलों में कुछ कॉमन है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकी लड़ाई को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। चलिए एक तुलना करते हैं। ये टेबल एग्जाम के नजरिए से बहुत ही काम की है। ये इन तीनों ग्रुप्स को एक फ्रेम में लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, सबसे पहली लाइन, मुख्य चुनौती। स्ट्रीट वेंडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसका दिखना, जिसकी वजह से उसे हिरासमेंट झेलना पड़ता है। होम बेस्ड वर्कर के लिए समस्या बिल्कुल उल्टी है, उसका न दिखना, उसका अकेलापन। और डोमेस्टिक वर्कर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पावर का इम्बैलेंस। इसी तरह आप उनकी मजदूरी, उनके रिस्क और उन पर लगे सोशल स्टिग्मा में भी फर्क साफ साफ देख सकते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं को, इन गहरी जड़ों वाली असमानताओं को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि तो फिर किया क्या जाए? इसका हल क्या है? हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सादा हल नहीं है। एक मल्टी लेवल अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहला कदम है कानूनी मान्यता, मतलब कानून की नज़र में उनके काम को काम का दर्जा मिले। दूसरा, उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन जैसी चीजें। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट। चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उन्हें संगठित होने में मदद करना। और आखिर में, शहरी प्लानिंग में इन लोगों को शामिल करना, उन्हें शहर से बाहर धकेलना नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जब हम अपने बढ़ते हुए शहरों को देखते हैं, तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है? क्या ये मौके पैदा करने वाला एक इंजन है जो लाखों लोगों का पेट भर रहा है, या फिर ये असमानता का एक ऐसा जाल है जो उन्हें गरीबी और शोषण से कभी बाहर ही नहीं निकलने देता? इस सवाल का जवाब ही हमारे शहरों का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद।